गौरव नारी शक्ति कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AIC, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और ये शुभकामनाएं विश्व की आधी आबादी के साथ साथ पुरुषों के लिए भी, क्योंकि हर नारी के साथ साथ हर व्यक्ति के जीवन को संवारती है नारी। कहते हैं ना कि भारत की, देश की, दुनिया की अगर हम माने तो भगवान की सबसे खूबसूरत रचनाओं में शुमार है नारी। और इसीलिए आज का दिन एक ऐसा दिन है जो पूरा विश्व जश्न मनाता है नारी का, उनकी उपलब्धियों का। और वैसे कहें तो जीवन का हर क्षण उनके प्रति समर्पित होना ही चाहिए। आज हम डीडी न्यूज़ पर यह विशेष कार्यक्रम लेकर इसीलिए हाजिर हुए हैं क्योंकि वक्त के साथ भारत में भी दौर बदला, महिलाओं के लिए भी वक्त बदला। जहां पहले हम ज्यादातर संघर्षों की ही बात करते थे और कुछ उपलब्धियों की बात होती थी, तो वक्त के साथ इन मायनों में दौर बदला है कि आज हम उपलब्धियों की ज्यादा बात करते हैं। हालांकि संघर्ष भी कम नहीं हुए हैं, लेकिन उनसे लड़ने का जज्बा हम सब में दिखता है। और इसी को सलाम करता है आज का यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। देश निर्माण में देश की नारियों का योगदान हर सदी में असीम रहा है। सामान्य वर्गों की साधारण महिलाओं ने अपने अविश्वसनीय जज्बे से अलग अलग दौर में समाज सुधार की क्रांतियों को अंजाम देकर जमीनी बदलाव के मार्ग प्रशस्त किए हैं, जिससे देश और देशवासी तथा समाज समृद्ध हुए हैं। राष्ट्र को समृद्ध करने वाली इन सामान्य महिलाओं के योगदान को आज देश भी पहचान दे रहा है। पद्म पुरस्कारों के माध्यम से देश कर रहा है इन जमीनी स्तर पर काम कर रही गुमनाम नायकों को सलाम। इनमें से हर एक की कहानी साबित करती है कि ये है प्रेरणा की प्रतिमूर्ति। 74 वर्षीय कर्नाटक की आदिवासी महिला तुलसी गौड़ा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जंगल से जुड़े गहन ज्ञान के लिए कहलाती हैं जंगल का विश्वकोश। 69 साल की अंडमान की के चेलामल कक्षा 6 तक ही पढ़ी है, लेकिन 50 वर्षों से खेती में नवाचार कर नारियल और ताड़ के पेड़ों को होने वाले नुकसान से बचाने के प्रभावी और सस्ते तरीके खोजे और कहलाती हैं नारियल अम्मा। देश की पहली महिला महावत असम के गुवाहाटी की पार्वती बरुआ ने इस पुरुष प्रधान क्षेत्र में अपनी मजबूत जगह ही नहीं बनाई, बल्कि मानव हाथी संघर्ष को कम करने में भी अहम भूमिका निभाई। गुजरात के सिद्धि समाज की हीराबाई लोबी ने रेडियो पर ही सरकारी योजनाओं, विकास कार्यक्रमों को सुन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। उन्हें योजनाओं से जोड़कर 700 से अधिक महिलाओं और बच्चों का जीवन बदल डाला। मणिपुर की मुक्ता मणि देवी के पास कभी बेटी के लिए जूते खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन फिर अपने जज्बे से खड़ी कर दी मुक्ता शूज इंडस्ट्री। अपनी कला साधना से अनुपम उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं मध्य प्रदेश की दुर्गाबाई, जो गौंड चित्रकला से अपना और अपने आदिवासी समुदाय की महिलाओं का जीवन संवार रही हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश की आदिवासी महिला जुधैयाबाई बैगा ने तो 67 वर्ष में बैगा चित्रकला सीखी और विदेशों तक पहचान बना डाली। और वहीं पद्म भूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की पंडवानी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार तीजन बाई ने और उनकी शिष्या पद्मश्री से सम्मानित उषा बार्ले ने जहां इस विधा को संरक्षित कर आगे बढ़ाया, तो वहीं केरल की प्राचीन मार्शल आर्ट कलरीपयट्ट के पुनरुद्धार में एक प्रेरक शक्ति मीनाक्षी अम्मा ने 7 वर्ष में इसे सीखना शुरू किया और 80 वर्ष में भी इसे अगली पीढ़ी को सिखा रही हैं। मदुरई के चिन्ना पिल्लई, जिन्होंने गरीबी का दुष्चक्र तोड़ा
विरोध लाचारी के बीच एक माइक्रो क्रेडिट आंदोलन शुरू कर सैकड़ों महिलाओं और परिवारों को सशक्त बनाया। ओडिशा के कोरापुट के धान के बीजों के संरक्षक के रूप में जानी जाने वाली कमला पुजारी ने सैकड़ों देशी धान के बीजों को संरक्षित कर कृषि को समृद्ध किया। हर क्षेत्र में अपने हौसलों से नई नई गाथाएं लिख रही हैं ये महिलाएं, जिनमें शामिल है खेल जगत की 6 बार की विश्व चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बचेंद्री पाल, देश में महिला फुटबॉल की पहचान बन गई ओइनम बेम्बेम देवी, जंगलों को माफिया से बचाने वाली लेडी टार्जन जमुना टुडू, महिला स्वास्थ्य को लेकर लद्दाख में अविश्वसनीय कार्य करने वाली लद्दाख की पहली महिला गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सेरिंग लाहडोल। फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन ये महिलाएं साबित करती हैं कि जब महिलाओं की आवाज सुनी जाती है तब वे निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनती हैं। जब वे नेतृत्व की भूमिका में आती हैं तो मानव कल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण पहलों को सफल कर एक बेहतर समाज और विश्व का निर्माण करती हैं। आज देश के पद्म पुरस्कारों की फहरिस्त में इनका नाम आना, इन असाधारण महिलाओं को मिल रहे ये पुरस्कार दिखाते हैं कि हमारे देश की नारी शक्ति किसी से कम नहीं है। बस उन्हें अवसर देने, आगे बढ़ाने, प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। सुनिए सुनिए सुनिए, ताऊ चाची बहन भाईजान, हमारे बाबा के पास है हर समस्या का समाधान। बाबा, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के नुकसान से सुरक्षित हो मेरे क्षेत्र का हर किसान। कोई है निदान? बाबा, तापमान, गर्मी, नमी, वर्षा जैसे मौसम के बदलाव से पैदावार का होता है नुकसान। कोई कर सकता है इसका भुगतान? बाबा, मेरी गाय, भैंस, बकरियों को कुछ हुआ तो जाएगी मेरी भी जान। मेरा करो कल्याण। AIC से कृषि बीमा। जी हाँ, फसल और कृषि संबंधित हर क्षेत्र में AIC देता है संपूर्ण बीमा समाधान। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी AIC। हमारे साथ है डॉक्टर गिरिजा भरत। आप न्यूगामा की फाउंडर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और आप पर्यावरण संरक्षण, खासतौर पर जल प्रदूषण पर काम करती हैं और आपकी उपलब्धियों को पूरा विश्व सराहता है। डॉक्टर भरत, स्वागत आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर सुब्रमण्यन है जो CMD है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया की। और जब हम बीमा की बात करते हैं, फसल बीमा की, तब आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सुब्रमण्यन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। और हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में रंग बिखेरने के लिए, संगीत के रंग बिखेरने के लिए जुड़ रही हैं सोमा घोष। शोमा घोष जी हमारे साथ हैं और शोमा घोष जी पद्मश्री से सम्मानित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत शोमा घोष जी। थैंक यू। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें और गंभीर विमर्श पे आगे जाएं, या यूं कहें कि नारी विमर्श को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले शोमा जी से अनुरोध करना चाहेंगे। शोमा जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है ना ये, बिल्कुल। तो आप हमें क्या सुनाएंगी? कार्यक्रम का आगाज किस रचना के साथ, किन शब्दों के साथ, किन सुरों के साथ? या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबसे पहले गिरिजा सुब्रमण्यन जी, आपसे शुरुआत करती हूँ। जो महिला किसान हैं, काम तो वो बहुत करती हैं, लेकिन वो पहचान उनको नहीं मिल पाती है। ऐसे में आप तो चूंकि बहुत करीब से इन लोगों को देखती आई हैं, कहाँ तक अब आपको लगता है कि कृषि में महिलाओं को वो हक, वो सम्मान मिल पा रहा है? कृषि में महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है और आपने सही कहा कि महिलाओं का बहुत श्रम रहता है इधर फील्ड्स में, यू नो, बट उनको उतना इम्पोर्टेंस या उनको जो मुख्यता मिलनी चाहिए वो आज तक नहीं मिलती आ रही है। बट वक्त बदल रहा है और अभी गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स लेके आए हैं और प्रधानमंत्री के जो अकाउंट्स, बैंक अकाउंट ओपनिंग हो गया था, उसके वजह से बहुत लेडी फार्मर्स आर डायरेक्टली
beneficiaries of the insurance, the whatever money comes out of insurance. चलिए बातचीत आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर गिरिजा भरत हमारे साथ हैं। डॉक्टर भरत, आप लोग तो प्रदूषण के क्षेत्र में आप बहुत काम कर रही हैं और बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसी महिलाएं शीर्ष पदों पर कायम होती हैं अपनी कंपनियों में या सरकार के संस्थानों में। प्रदूषण की लड़ाई में ये कहा जाता है कि महिलाएं, दुनिया की आधी आबादी, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आप इससे मानती हैं और कैसे? पर्यावरण पे हम लोग बहुत साल से 3 डिकेड से काम कर रहे हैं। 3 डिकेड्स, 30 साल से ज्यादा वक्त। 34 साल से काम कर रही हूँ। पहले तो मैं अपनी शुरुआत की वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से, और अभी भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे काम मेरी चालू है। हैजार्डस वेस्ट पे, केमिकल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। और ये तो कटु सत्य बन गए हैं आज के दौर के। जी। अभी तक हमारा जो माइंड सेट था उसमें था कि वेस्ट इज ए वेस्ट विच इज़ देयर टू पोल्यूट। अभी हम काफ़ी पैराडाइम शिफ्ट हमारा हुआ है कि वेस्ट इज़ ए रिसोर्स। इसे हम किस तरह इसमें से रिकवर कर सकते हैं। कुछ रिसोर्सेज जैसे पानी का ही ट्रीटमेंट करते हैं तो पानी से फ्रेश वाटर से की सेविंग हो जाती है। यदि इस वाटर को हम रिसाइकिल करके बाकी कामों में यूज़ कर लिए तो फ्रेश वाटर की काफ़ी बचत हो जाएगी। और पानी का आपको मालूम है हम वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री में आए हैं, एंड एज वी आर प्रोग्रेसिंग पीने का पानी बहुत ही डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। लेकिन ऐसे स्तर पर जब हम ये बात करते हैं या सरकार ये बोलती है कि हम नल से जल हर घर में पहुंचा रहे हैं, वो बीते दौर की बात हो गई कि महिलाओं को कई किलोमीटर जाना पड़ता था और सर पर रखकर घड़े पानी लेकर आना पड़ता था। पानी पहुंच रहा है, प्रदूषण भी आगे आगे पहुंच रहा है। महिलाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? औरतें दे आर नोन फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। वो उनकी बहुत लैटरल थिंकिंग रहती है, मतलब थोड़ा बचा बचा कर खर्च करें। बहुत बचा बचा के खर्च करते हैं, आगे का सोचते हैं कि हम आज इस तरह खर्च करेंगे तो आगे जाके हमारी नेक्स्ट पीढ़ी को कैसा होगा। थर्ड है उनका कम्युनिटी एंगेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है और उनका ट्रस्ट भी रहता है। जब हम लड़कियां जब फील्ड में जाते हैं तो मैं देखती हूँ गांव के औरतें जो पर्दे में रहती है वो निकल के आती है, नहीं तो वो लोग आके बात भी नहीं करती, उनकी क्या समस्या है वो नहीं। और एक तो डिसीजन मेकिंग टेबल पे वो कभी नहीं आते हैं, लेकिन जब हम खुद जाते हैं फील्ड पर तब हम देखते हैं वो कितने इंस्पायर होते हैं और कितना कॉन्फिडेंस के साथ में आते हैं, और वो जो चीज़ें बोलते हैं वो अदरवाइज शायद बाहर ऑन द बोर्ड रूम डिस्कशंस वो कभी आता नहीं। अच्छा, एक बात पूछना चाहूंगी कि हमने देखा कि जब G20 भारत में इसका आयोजन हुआ तो उसमें जो महिलाओं के मंच पर चर्चाएं होती थी उसमें विश्व भर से महिलाओं के प्रतिनिधि आती थी, अलग अलग देशों की महिला प्रतिनिधि आती थी, वो बात करती थी, अपने अपने समुदायों की चर्चाएं करती थी, मुश्किलों की उनके हल की चर्चाएं करती थी। तो क्या पर्यावरण और प्रदूषण जैसी समस्याओं के भी कुछ वैश्विक हल होते हैं या छोटे छोटे समुदाय आगे मिलकर, खासतौर पर महिलाएं जुड़कर इसमें योगदान दे सके? आपको लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट हमारे कंट्री का एक्सपीरियंस दूसरे कंट्री के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमें लगता है कि शायद वो इट्स लाइक मैटर ऑफ फैक्ट, बिजनेस एज यूजुअल, लेकिन वो दूसरे कंट्री के लिए वो बिजनेस एज यूजुअल नहीं है, उनके लिए एक नोवेल। तो हमारा वो कॉन्फिडेंस से वो लोग फिर हमें कॉन्टैक्ट करते हैं, अच्छा बताओ हम यहाँ अटक गए हैं, कैन यू हेल्प अस? गिरिजा जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये जो पहल की गई है कि महत्वपूर्ण बीमा योजनाएं लाई गई हैं, इनके बारे में बताएंगे हमें? हाँ, तो आज के दिन पे हम 2 वुमेन प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। तो उसमें एक है लाइवलीहुड प्रोटेक्शन फॉर द फार्मर, वुमेन फार्मर, कि जब हाँ कि वेदर रिलेटेड हीट इंडेक्स होता है कि व्हेन द टेम्परेचर गोज बियॉन्ड अ पर्टिकुलर डिग्री देन द फार्मर इज नॉट एबल टू गो टू द फील्ड टू वर्क। एंड और एक कवर है जो हम मछुआरों के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया है, लेडी मछुआ जो फिश वुमेन है जो सेल करती है फिशेस। तो जब भी उनके हस्बैंड्स जा नहीं पाते हैं फिशिंग के लिए बिकॉज ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म, तो हम उस थ्रू आउट द स्टॉर्म पीरियड हम उनको एक फिक्स्ड अमाउंट देते हैं विच इज नॉर्मली व्हाट दे अर्न फ्रॉम सेलिंग द फिश। लेकिन यहाँ पे शोभा जी एक सवाल आपसे लेना चाहूंगी, जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि ये अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं, गिरिजा जी अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं, ये समर्पण और साधना जिसको हम अमूमन कला क्षेत्र से जोड़ते हैं, आप मानते हैं कि ये साधना कला के साथ साथ हर क्षेत्र में महिलाओं में नजर आती है, समर्पण की भावना? बिल्कुल, क्योंकि जो महिलाएं होती है ना वो बेसिकली उनका जो जन्म से है कि वो बहुत ऑनेस्ट होती है। कहते हैं ना कि कुपुत्र हो सकता है लेकिन कुमाता कभी नहीं।
तो ये नारी के लिए कहा ही गया है, इसलिए उनकी ईमानदारी बहुत होती है। लेकिन इससे पहले कि मैं रैपिड फायर पे आऊं, डॉक्टर भरत, एक सवाल जरूर। आप चूंकि एक कंपनी को हेड कर रही हैं, अपनी कंपनी को जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ काम कर रही है, सरकार के साथ, नीति आयोग के साथ, राज्यों के सरकारों के साथ आप काम करती हैं, आपके नेतृत्व की भूमिका में आने पर क्या लगता है आपको, कितना फर्क पड़ता है वर्किंग एनवायरनमेंट में? देखिए, महिलाएं जब लीडरशिप रोल पे रहती हैं तो उनमें एक एम्पैथी फैक्टर काफ़ी हाई रहता है, इमोशनल क्वेश्चन बहुत, तो कलीग्स की जो कंफर्ट रहती है वो काफ़ी रहती है कि जो पहले हिचकिचाते थे बोलने, दे आर वेरी कंफर्टेबल इन शेयरिंग दैट। एंड हम लोग ऑल्सो सोल्यूशन सीकर्स है। कुछ प्रॉब्लम, जैसे कलीग्स है तो कुछ प्रॉब्लम्स होता है या हमें भी कुछ प्रॉब्लम होता है, तो हमें लगता है कि हर प्रॉब्लम की एक नहीं 100 सॉल्यूशंस है। तो वी आर नेवर मार्ड बाय एनी प्रॉब्लम्स, वी फेस इट हेड ऑन। हार नहीं मानते, कभी नहीं, कभी आप नहीं। इस बात से रजामंद है? बिल्कुल। और लेडीज के बहुत सारे और लीडरशिप गुण हैं जिसकी वजह से आई फील दे मेक बेटर लीडर्स। लाइक आई थिंक women can multitask, they can handle several projects you know very successfully at the same time। और एक जो empathy factor इन्होंने बोला वो बिल्कुल सही है कि हम I mean किसी एम्प्लॉय के दुख दर्द समझते हैं, उनको सही से हैंडल कर पाते, जो शायद मेल्स में इतना नहीं होता है। तो आई थिंक दैट वो जो टीम स्पिरिट हम बिल्ड कर पाते हैं, तो आई थिंक women are far better at that। ऑलराइट, चलिए आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारी ऐसी लीडरशिप रोल वाली महिलाएं हैं जो डीडी न्यूज पे हम दर्शकों से उनको रूबरू करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर रैपिड फायर बहुत संक्षेप में एक सवाल लूंगी जिसके आप दोनों अपने अपने स्तर पर जवाब देना। डॉक्टर भरत, आपसे शुरुआत करती हूँ। एक ऐसी बात, एक ऐसा सबक जो जिंदगी में आपको बहुत मुश्किल से समझ में आया? लेटिंग गो। लेटिंग गो, यस। ओके, आप? I feel I had this thing about perfection. So I feel nothing in life is perfect and you have to make do with the best that you can reach. Best decision of your life? Yeah. आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय? To set up my own organization, Mugama Consultants, towards environmental sustainability. जी, आप? I think the best decision of my life was to continue working despite all the challenges in my personal life. और एक एडवाइस कि अगर आप आज 18 साल की हैं तो एक एडवाइस जो आप अपने आप को देना चाहेंगे? इन्होंने जैसे कहा था कि बेस्ट की परफेक्शन के एंडीवर में गुड ना खो जाए। अच्छा। इट्स इम्पोर्टेंट टू बी परफेक्ट बट लेट परफेक्शन नॉट बी एनिमी ऑफ गुड। ओके, गिरजा जी, आज आप अपने 18 साल की गिरजा को क्या बोलना चाहेंगे? मैं बोलूँगी कि you know you don't have to give to please everybody। बहुत प्रेरणा मिल रही है हमें भी आप दोनों से बात करके। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। सुनिए सुनिए सुनिए, ताऊ चाची बहन भाईजान, हमारे बाबा के पास है हर समस्या का समाधान। बाबा, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के नुकसान से सुरक्षित हो मेरे क्षेत्र का हर किसान। कोई है निदान? बाबा, तापमान, गर्मी, नमी, वर्षा जैसे मौसम के बदलाव से पैदावार का होता है नुकसान। कोई कर सकता है इसका भुगतान? बाबा, मेरी गाय, भैंस, बकरियों को कुछ हुआ तो जाएगी मेरी भी जान। मेरा करो कल्याण। AIC से कृषि बीमा। जी हाँ, फसल और कृषि संबंधित हर क्षेत्र में AIC देता है संपूर्ण बीमा समाधान। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी। तो किस तरह नारी शक्ति देश का गौरव बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है, इसी बात को लेकर हम हाजिर हुए हैं इस कार्यक्रम में, जिसमें हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं मंजूषा कंवर, जो जाने माने बैडमिंटन की खिलाड़ी रही हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय पटल तक खेलती रही हैं और एक खिलाड़ी के साथ साथ एक स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी अपने आप को साबित कर रही हैं। आप इंडियन ऑयल में इस वक्त स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करती हैं, लेकिन साथ ही मंजूषा जी, आपको मेजर ध्यानचंद लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उस बात की तो शुभकामनाएं आपको।
लेकिन बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लगता है इसका। और हमारे साथ डॉक्टर शोमा घोष बनी हुई हैं, जो बहुत मधुर आवाज में हमारे इस कार्यक्रम को रंग रही हैं। डॉक्टर शोमा, इससे पहले कि मैं मंजूषा जी से बात करूं, एक खिलाड़ी हमारे सामने है, कुछ ध्यान में, कुछ मन में आ रहा है, इनके लिए क्या गाना चाहेंगे आप? आंचल में ममता छुपाए, असुर को विनाश करे, ऐसी है अपार शक्ति, नारी एक अनुभूति। मंजूषा जी, आपने तो हर दौर देखा है। 1990s का वो डेकेड, दशक था जब आप पीक पे थी। हर अखबार में आपकी फोटोग्राफ्स छपती थी, हर मैगजीन में आपके बारे में इंटरव्यूज छपती थी, और एक आज का दौर आप देख रही हैं। इस बदलते दौर में खेल जगत में किस तरह हमारे देश की नारी शक्ति अपना स्थान बनाती नजर आ रही है? बाप रे, बहुत बहुत अच्छा। मतलब जिस दौर पे मैं थी तो महिला खेलते थे बहुत, हम भी खेलते थे, लेकिन अब जो हम देख रहे पिछले एक डेकेड से, वो सिर्फ खेल नहीं रहे, इंटरनेशनल मेडल्स भी प्राप्ति कर रहे, ओलंपिक मेडल्स भी प्राप्त कर रहे। तो अच्छा लगता है बहुत कि जो हमने मेहनत की और आज वो जो यूथ है वो एक्चुअली हमारा जो ड्रीम था वो आई एम सीइंग देम लिव दैट ड्रीम। बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन तब आप एक खिलाड़ी थी, आज आप खुद जो खिलाड़ी हैं उनके लिए अवसर ला रही हैं सामने। आपको लगता है कि आपके जैसे खिलाड़ी अपने अनुभव से महिलाओं के लिए, हमारे देश की बेटियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए बहुत से अवसर ला पा रही हैं क्योंकि आप एक खिलाड़ी रही? बहुत मुझे लगा मेरा जो ये रोल अभी है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमें लगता था कि ये मिलना चाहिए था या ये फैसिलिटी और देना चाहिए था या ये मौका और मिलना चाहिए, तो अभी मुझे वो एक अवसर है वो आगे लाने के लिए, कुछ पॉलिसीज़ अच्छे बनाने के लिए। आई एम ग्लैड कि मेरे कंपनी ने मुझे भी बिठाया जिससे मैं भी वो कुछ कर सकती हूँ आगे। एंड इतना माहौल चेंज हुआ है कि हर लड़की स्पोर्ट्स खेल रही है अब, चाहे वो विलेज की हो चाहे वो टाउन की है, वो हर लड़की खेल रही है, हर लड़की अपना ताकत यूज़ कर रही है, हर लड़की अपना फैमिली को अपलिफ्ट कर रही है, क्योंकि जब वो अच्छा करती है तो नौकरी भी मिलता है, तो पूरा फैमिली भी अपलिफ्ट होता है स्पोर्ट्स के लिए। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। जब एक लड़की अच्छा करती है खेलों में तो पूरी फैमिली, हम उदाहरण देखते हैं कितने सारे कि घर वालों के पास पैसा नहीं है, गरीब गरीब घरों से लड़कियां आ रही हैं और अपने दम पर अपने माँ बाप के सर पे छत दे रही हैं। बहुत, हमने लास्ट ईयर पूरे विमेंस हॉकी टीम को लिया था इंडियन ऑयल में। लिटरली उनको इट वाज लाइक 15 लड़कियां मिले, तो 15 लड़कियों को हमने पूरा घर का अपलिफ्टमेंट किया। हर लड़की ने बोला कि अब मेरे माँ बाप जो वेजिटेबल वेंडर थे या कुछ नौकरी नहीं था, अब उनको आराम दे सकते हैं, सब सुविधा दे सकते हैं। एंड इट वाज सो गुड। गर्ल्स का नेचुरली आता है, मतलब इवन आफ्टर मैरिज वो अपने माँ बाप का भी ध्यान रखती है, आगे का भी ध्यान रखती है। इट्स ए वेरी नेचुरल स्किल आई थिंक विच यू आर बॉर्न विथ। पता नहीं, मे बी मदर्स को देखा है हमने, ग्रैंड मदर्स को देखा है, वो एक इजीली ट्रांजिशन होता है, दोनों का मल्टीटास्किंग करते हैं। दे लुक आफ्टर देयर ओन मदर, लुक आफ्टर मदर इन लॉ, लुक आफ्टर अदर्स, सो इट्स वेरी नाइस। आपकी जिंदगी में आपकी माँ का रोल कितना महत्वपूर्ण था? बहुत बड़ा। हाउसवाइफ थी, बट उसने ऐसे ही रेस किया कि जो भी करना है अपने, यू शुड बी अ वर्किंग पर्सन, अपना काम नहीं छोड़ना है, अपना स्किल नहीं छोड़ना है। और एक टाइम था जहाँ पे मैं एग्ज़ाम दे दूँ या खेलूँ, तो उसने बोला कि जो करना है अच्छा करना है तो अभी खेलो। अच्छा। एंड एक हाउसवाइफ होते हुए भी शी वाज ए साइलेंट पावर हाउस। और ये जो आपने साइलेंट पावर हाउस की बात की, मुझे लगता है हर घर में ये जो मदर होती है, माँ होती है, ये एक साइलेंट पावर हाउस ही रहती है। डॉक्टर शोमा घोष, ये साइलेंट पावर हाउस के लिए भी आप कुछ गुनगुनाएंगी? क्योंकि माँ ही अगर 100% संस्कारी है ना, तो हर बच्चा विकसित भारत की बच्चा होगा। माता तेरा प्रेम ऐसा मिलेगा भला कहाँ, सीने से लगा के धरूं तेरे चरण माँ, हो तेरे चरण माँ, इस देश में ही जन्म सदा, मरूं मैं यहाँ, ये हमारी मातृभूमि, ये हमारी
मातृभूमि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है मंजुषा जी, आप लोग तो जब खेलने जाते होंगे, जिस वक्त आप खिलाड़ी थी, तब यही देश के लिए खेलने का जज्बा, ये अलग ही जोश भरता होगा। बहुत ही अलग, मैं बता भी नहीं सकती हूँ, ऐसे रोंगटे खड़े होते हैं। आजकल हम देखते हैं कि चाहे वो हमारे पैरा एथलीट्स हैं, चाहे वो हमारे दूसरे एथलीट्स हैं, लेकिन जब परिवार पीछे खड़ा होता है तो लड़कियां बहुत कुछ कर जाती हैं। आपको लगता है कि ये जो आप लोग सहायता करते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अवसर देते हैं, इनमें इन परिवारों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है इन बेटियों के लिए? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। फैमिली का सपोर्ट तो ज़रूरी है। अगर आप मॉनेटरी भी नहीं सपोर्ट कर सकते, बट एटलीस्ट मेंटली कि आप करो, जो करना चाह रहे करो। बट यहाँ पे मोर इम्पोर्टेंटली जो गवर्नमेंट एक डेकेड या 2 डेकेड से जो चेंज हुआ है, जो हम स्कीम्स देख रहे हैं, जो हमारे टाइम में नहीं थे। मतलब अगर अभी मैं खेलती तो इट वुड बीन अ ड्रीम रन। इतना कर रही है, तो इसीलिए आप अगर स्टेट प्लेयर भी हो ना, फैमिली ऑल्सो नोज कि अब सुविधा मिल रही है, इसलिए इंकरेजमेंट ज़्यादा मिल रहा है कि उनको इतना डर नहीं। गवर्नमेंट हैज़ टॉप स्कीम, खेलो इंडिया स्कीम, जिसमें डायरेक्टली उनके अकाउंट में स्कॉलरशिप जाता है, जो पहले नहीं होता था। चलिए कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस आपके लिए। एक सबक ऐसा जिसे आप मुश्किल से समझ पाए? मुश्किल समझ पाए कि हर लाइफ में हार जीत से आपको आइडेंटिफाई नहीं होगा। मतलब आप हार से आपका आइडेंटिफिकेशन नहीं है। सो दैट टुक सम टाइम फॉर मी कि ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आगे लाइफ बहुत कुछ है। आप सिर्फ हार और जीत खेल में आपको पूरा लोग नहीं देख पाएंगे, आपको और भी कुछ है। तो दैट टुक सम टाइम। आपकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन क्या रहा? बेस्ट डिसीजन कि मैं वो एग्ज़ाम मिस होके ना मैं नेशनल टूर्नामेंट के लिए गई। दैट वाज माय बेस्ट डिसीजन। ओके। एक एडवाइस कि अगर आज आप 18 साल की हों तो आप अपने आप को ऐसी क्या एडवाइस देना चाहेंगी? मैं एडवाइस दूंगी कि अगर आप क्वाइट हो, शाय हो, हम्बल हो, फिर भी आप बहुत स्ट्रांग हो सकते हो एंड यू कैन बी वेरी सक्सेसफुल। एट 18 इफ आई वुड हैव अंडरस्टूड दैट कि मेहनत से और आप क्वाइट, और इट इज़ नॉट, यू डोंट हैव टू बी वेरी बोल्ड in your action, result is okay, and if I would have been a little understood that, तो मैं better होती। और आपके लिए हर्ष का क्षण, the wow moment of your life? 2 wow moments। एक 1998 जब हमने कॉमनवेल्थ गेम्स ब्रॉन्ज मिला था, वो बहुत सालों बाद मिला था, तो एक रिकॉर्ड हमने थोड़ा सा बनाया। एंड जब मैंने 9 जनवरी 2024 में जब मुझे ध्यानचंद पुरस्कार मिला, it was like a dream come true to get it from my president Murmu ma'am, and that is one मैं कभी भूलूंगी नहीं वो। हम ये उम्मीद करते हैं मंजुषा जी कि जो आपने सीखा अपने अनुभव से, और आज जिस तरीके से आप आज की खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं, वो यूं ही जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और आप सब महिलाओं से ये जो अच्छी अच्छी बातें हमें सुनने को मिल रही हैं, ये सफर आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहे हमारा ये विशेष कार्यक्रम। सुनिए सुनिए सुनिए, ताऊ चाची बहन भाईजान, हमारे बाबा के पास है हर समस्या का समाधान। बाबा, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के नुकसान से सुरक्षित हो मेरे क्षेत्र का हर किसान। कोई है निदान? बाबा, तापमान, गर्मी, नमी, वर्षा जैसे मौसम के बदलाव से पैदावार का होता है नुकसान। कोई कर सकता है इसका भुगतान? बाबा, मेरी गाय, भैंस, बकरियों को कुछ हुआ तो जाएगी मेरी भी जान। मेरा करो कल्याण। AIC से कृषि बीमा। जी हाँ, फसल और कृषि संबंधित हर क्षेत्र में AIC देता है संपूर्ण बीमा समाधान। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी। AIC। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमारे देश का गौरव बन रही है
हमारी नारी शक्ति। और ऐसे में आज अलग अलग क्षेत्रों की विशिष्ट नारियां हमारे साथ हैं। इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं रूमा देवी, डॉक्टर रूमा देवी, क्योंकि आप मानद उपाधि से सम्मानित हैं, जानी मानी डिजाइनर हैं और हजारों गांवों की महिलाओं को अपने साथ जोड़कर उनका भी भविष्य संवार रही हैं। डॉक्टर रूमा देवी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं स्मीनू जिंदल जी, जो जिंदल 100 की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, साथ ही स्वयं संस्था है जिसके आप फाउंडर हैं, जो एक्सेसिबिलिटी को, सुगमता को देश में आगे बढ़ा रही है। बहुत बहुत स्वागत आपका भी स्मीनू जी। थैंक यू। और हमारे साथ कार्यक्रम में लगातार जुड़ी हुई हैं डॉक्टर शोमा घोष। रूमा जी, कितना अच्छा लगता है डॉक्टर रूमा देवी कहलाना? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी पढ़ाई ज़्यादा हो नहीं पाई, लेकिन पीएचडी की मानद उपाधि प्राप्त करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप राजस्थान के बाड़मेर से हैं रूमा जी, और राजस्थान और ये पूरा क्षेत्र वो है, जब हम आपको देख सकते हैं, आप सिर पे कपड़ा, आपने पल्लू रखा हुआ है सिर पे, और ये हमारी परंपराओं का हिस्सा है उस क्षेत्र की। जब आपने शुरुआत की थी बहुत विरोध हुआ था, लेकिन आज महिलाएं आपके साथ जुड़ती चली जा रही हैं। इसके पीछे का क्या राज है? एक समय था जब 2008 में मैंने काम की शुरुआत की थी, और जब मैं महिलाओं के घर पे जाती थी उनसे बात करने के लिए कि काम से जुड़े हैं, कि इस तरीके से काम करना है, तब मुझे ही घर के अंदर नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग होते थे उनके कई तरह के क्वेश्चन होते थे कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, पता नहीं हमारे यहाँ पे महिलाओं को क्या सिखा के जाओगे, ये हमारा कहना मानेगी या नहीं मानेगी, तो इस तरीके के क्वेश्चन होते थे। लेकिन आज मैं एक को बोलती हूँ कि दिल्ली में एग्जीबिशन है या कोई शो हो रहा है तो आपको चलना है, तो एक की जगह 10 महिलाएं तैयार होती है। तो इस तरीके से विश्वास है वो महिलाओं के ऊपर हुआ है। आज जो इस कार्यक्रम को गांव देहात की महिलाओं में से कोई बेटियां भी देख रही होंगी ना, आप जब रैंप तक पहुंची, गांव में एक कपड़े पर अपनी कढ़ाई करते करते आप रैंप पर पहुंच गई, पेरिस तक पहुंच गई, फैशन रैंप पे आपने वॉक किया अपनी महिलाओं के साथ। इस सफर में सबसे बड़ा सबक क्या रहा, सबसे बड़ा राज क्या है, मंत्र क्या है इसका? देखिए, जब फैशन शो का करने का मैंने सोचा था, तब मैंने सिर्फ मेरे तक ही सीमित नहीं रखा, क्योंकि जो प्रोफेशनल मॉडल्स के साथ में हमारे जो गांव की आर्टिजन बहनें हैं उनको भी रैंप वॉक करवाया, क्योंकि हमारे जो असली डिजाइनर है वो गांव के आर्टिजन ही है। जो मुश्किल होता है उसको भी वो बना देती है, आसान बना देती है। तो इस तरीके की जब डिजाइनर सामने आती है तो मैं ये मानती हूँ कि जो डिग्रियां लेने वाले डिजाइनर ही नहीं, हमारी जो गांव की बहनें हैं वो भी डिजाइनर है, और उनको ये पहचान मिलनी चाहिए। इसलिए मैंने हर एक मंच पे हमारी गांव की बहनों को भी मॉडल्स के साथ साथ में रैंप वॉक करवाया। और ये आपने एक वो मिथ जिसे भ्रांति कहते हैं ना, कि अरे आप तो कारीगर हैं, आप कहाँ फैशन मॉडल बन सकती हैं, उसको भ्रांति को आपने तोड़ दिया। और हमारे साथ रूमा जी, आपके साथ हमारे साथ कहना होगा एक स्टील वुमेन ऑफ इंडिया, यानी स्टील इंडस्ट्री में अपने एक बल पर अहम पहचान बनाने वालों में आप शामिल हैं स्मीनू जी। आपने जो कुछ जिंदगी में हासिल किया उसके पीछे भी तो काफी स्ट्रगल रही होगी, या ये माने कि भाई बहुत बड़े परिवार से है आप तो सब कुछ आसानी से मिल गया, क्या ऐसा था? ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि बड़े परिवार में जन्म लिया तो सक्सेस निश्चित है। सक्सेस एक ऐसी चीज़ है जो हर आदमी को उसके ऊपर काम करना पड़ता है। नहीं तो बहुत सारे सिल्वर स्पून को मिट्टी में मिलते हुए देखा है। तो बहुत मायनों में आपकी खुद की हिम्मत, लगन, मेहनत काम आती है। आपके सामने भी कभी कोई ऐसा पल आया जब चैलेंज दिया गया आपको कि ये करके दिखाओ फिर मानेंगे? कभी कोई ऐसा चैलेंज आया आपके सामने? बिजनेस में तो जब मैं शुरू में गई थी तो मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंज था टर्न अराउंड करना एक यूनिट का, जो सक्सेसफुली करा, अच्छी टीम एक बिल्ड करी और उस टीम के साथ स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ गए। यानी आपने एक फेल्ड कंपनी को, यानी कंपनी जो चलती नहीं थी, उसको आपने टर्न अराउंड किया? हाँ जी, कैसे? टेक्निकली। कैसे? मेरे को टेक्निकल चीज़ जानने का एक चाह होती थी, तो मेरे को प्लांट में खड़ा होकर वर्कर के साथ बैठकर उनके साथ समझना कि वो क्या उनकी तकलीफ़ें होती हैं। मशीन, मेरा मानना है कि कैपेसिटी तो मशीन की होती है, इंसान की नहीं होती जो उसको ऑपरेट करता है। तो उसको हम कैसा मोटिवेट कर सकते हैं, उसकी बात सुनकर और उसको आगे लेके जाना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। प्लस
हम लोग एक्स्ट्रा थिन स्टेनलेस स्टील फॉइल्स बनाते हैं। बाय दैट आई मीन आपका जो बॉन्ड पेपर है उसका आधा, उसका भी आधा, उसका इतना भी पतला, आधा, इतना पतला। हाँ। सो 0.05 mm तक हम लोग बनाते हैं। एक टाइम पर हम 0.2 मुश्किल से बनाते थे, 0.2 mm। आज हम 0.05, 0.03 की बात करते हैं। सो क्योंकि हम इतने थिन गेजेस में, इतने प्रिसिशन में गए, हम लोग ने अपना सिक्का जमा दिया। लेकिन आप एक महिला के तौर पे आप इस इंडस्ट्री में आई, और ये कहा जाता है कि ये पुरुष प्रधान क्षेत्र है, स्टील इंडस्ट्री, ऑल इंडस्ट्री, इनमें महिलाएं बहुत कम सफल रही हैं, और ऐसी तो बहुत ही कम रही हैं जो बहुत उच्च स्तर तक पहुंची हों। आपको भी कुछ बाधाएं, कुछ चुनौतियां, कुछ ताने, कुछ बातें, कुछ सुनने को मिलते होंगे शुरू में? ये हर एक आदमी की एक्सपीरियंस का हिस्सा होता है, फेलियर या डाउट से गुजरना। मैं भी गुजरी, तो इनिशियली बड़ा मुश्किल होता है एक अपने से डबल उम्र के आदमी को ये बोलना कि अब हम आपको मॉनिटर करेंगे, कि हमें कुछ आता है, चाहे आप मेरी इच्छा हो ना हो, पर ये बहुत लाजमी है दूसरे का सोचना कि मैं उनके साथ अनरीजनेबल बिहेव करूँगी। जब एक आदमी अग्रेसिव होता है तो वो असर्टिव होता है, पर एक वुमन अग्रेसिव होती है तो उसका मायने बदल जाता है। प्लस मैं व्हीलचेयर पे थी और मैं बहुत छोटी थी जब मैंने ये जर्नी शुरू करी। मुश्किल होती है, बहुत लोग आपको डाउटफुली देखते। अगर वही एक रिच फैमिली से अगर एक लड़का ये करता तो वो अंडरस्टूड होता कि अरे इंजीनियरिंग उसके खून में है, पर यहाँ MBA फाइनेंस करने के बाद भी कदम कदम पर प्रूव करना पड़ता है कि आपको आपका काम आता है। और आपने इसको हर कदम पर प्रूव किया। इससे पहले कि मैं बातचीत को आगे बढ़ाऊं, डॉक्टर शोमा, हम इनकी बात कर रहे हैं, लेकिन आपने भी बहुत तरीके से अपने आप को अलग अलग काम करके साबित किया है, और 7 शायराना ऐसी हैं जिनको आपने एक ही कृति में, एक ही रचना में गा दिया है। हमें भी सुनाएंगी वो सुनाने से पहले मैं इनके लिए एक लाइन गाना चाहूंगी। जरूर। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, मड़े खरे खरे जमुना जीरो पानी लागे। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात। और इनके लिए किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द हो सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। और आपने जब शायराओं की, देखिए जी, औरतें तो बहुत आजकल हर जगह पे श्रेष्ठ है, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे आर्म फोर्सेस, जहाँ भी है औरत ही है। लेकिन औरत की चाहत के लिए क्या कोई सोचते हैं कि वो क्या चाहती है? नहीं तो मीना कुमारी जी के कलम से ऐसा चिक कैसे आती है, परवीन शाकिर की कलम से ऐसा चिक कैसे आती है, दीप्ति मिश्रा की कलम से क्यों चिक आती है? देखिए दीप्ति, मैं एक एक लाइन सुनाऊंगी। दीप्ति मिश्रा जैसे हीर रांझा के समय में वो दर्द पीते पीते मुगले आजम में औरत, लेकिन आज की औरत क्या कहती है? तुम्हें किसने कहा भीख में मुझको मोहब्बत दे दो, किसी का भी कभी भी मैं कहाँ एहसान लेती हूँ, नहीं मंजूर मैं किसी के सामने बिखरूं, मैं टूटे दिल पे खुददारी की चादर तान लेती हूँ। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत खूब, वाह क्या बात, ये क्या बात। हमारे शायरा। आपसे हम सुनते रह सकते हैं, लेकिन उससे पहले आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। रुमा जी, अब तो वक्त कितना बदल गया है ना। अगर हम बात करते हैं तो नई टेक्निक्स आ रही हैं, टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, फैशन तो बदलता ही रहता है दुनिया भर में,
और अब तो सोशल मीडिया, हर कोई सोशल मीडिया पे है। आप कहाँ तक इस तकनीक से तालमेल बिठा पाती हैं? देखिए, अभी पहले से कई सारी चीज़ों में बदलाव आया है। पहले सोशल मीडिया का ज़माना इतना नहीं था। आज हर कोई चीज़ करना चाहते हैं तो वो अपन को सोशल मीडिया पे मिल जाती है। लेकिन जिस तरीके से हम गांव में जाते हैं और हमारी जो बहनें हैं कम पढ़ी लिखी है, उनके पास फ़ोन भी आ गया है, लेकिन उसको सही तरीके से यूज़ कैसे करना है वो उनको नहीं आता। तो उनके लिए हम अभी क्या कर रहे हैं, डिजिटल साक्षरता की ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको, और बेसिक जानकारी उनको दे रहे हैं, जिससे वो खुद भी घर बैठे अपना कुछ कार्य कर सके। जिस तरीके से उनके आसपास की चीज़ों के वो फ़ोटोज़ लेके अपनी वेबसाइट बना के सोशल मीडिया पे फ़ोटो अपलोड कर सकती है, और साथ ही अपने बच्चों पे भी ध्यान रख सकती है कि ये वास्तव में जो सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं वो सही तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि हमारी बहन जो गांव में दूर दराज ढाणियों में बैठी है, वो अपने घर से ऐसा व्यवसाय शुरू करे सोशल मीडिया के थ्रू। यही मेरी इच्छा है। अच्छा, यानी आप बहुत सारी रूमा देवी गाँवों गाँवों में तैयार करना चाहती हैं। मेरी कला या मेरा कोई भी टैलेंट मैं मेरे तक सीमित रखना नहीं चाहती। वो हर बहन तक पहुँचे और वो सक्षम बने। मेरा यही सपना है। ये एक सोच, एक नजरिया है, मुझे लगता है, जिसको सामने लाना बहुत जरूरी है। और इससे पहले कि मैं शोमा जी आपके पास आऊँ, इनसे एक रैपिड फायर लेना चाहूंगी। सवाल जिनके आपको एक एक शब्द में, एक एक लाइन में जवाब देने होंगे। रूमा जी, आपसे शुरू करती हूँ। कोई एक ऐसी बात, एक ऐसा सबक जो जिंदगी में बहुत मुश्किल से आपने सीखा हो? देखिए, हर कोई काम मुश्किल ही होता है, और जब भी मेरे सामने कठिनाई आती है तो मैं सोचती हूँ कि मुझे कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है, तो यही सोच के मैं आगे बढ़ती हूँ। कोई आपके लिए ऐसा सबक जो बहुत मुश्किल से समझ में आया हो? पेशेंस। अच्छा, पेशेंस रखनी बहुत मुश्किल से समझ आती है। जी, आपके लिए आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन क्या रहा? 2008 में जब मैंने सुई धागा हाथ में लिया, वही मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था। और आप स्मीनू जी? मेरा बेस्ट डिसीजन था कि मैं अपने अंदर बिलीफ रखूं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कदम रखूं। ओके, अगर आज आप 18 साल के हो, मतलब आप वक्त के पहिए को वापस घुमाएं, तो आप 18 साल की रूमा को क्या एडवाइस देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले अपने करियर को सुने और आसपास के लोगों का साथ जरूर लें। अच्छा, सबको साथ लेकर चलेंगे। बिल्कुल। स्मीनू जी? मैं बोलूँगी अपनी 18 साल की स्मीनू को कि सब कुछ काला और सफ़ेद नहीं होता, कहीं ग्रे भी होता है, तो वो रियलाइज़ करें। ओके, और आपका सबसे खुशी का क्षण जिंदगी का? वैसे तो हर काम में मुझे खुशी होती है, लेकिन जब मुझे बहनें आके बोलती है कि आपको देख के हमने हमारे गांव में इतनी बहनों को काम दिया है, हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि किसी के लिए तो हम प्रेरणा स्रोत बने। जी, और आपको ये खुशी बार बार मिल रही है। स्मीनू जी, आप? अचीवमेंट्स बहुत होंगी, पर मेरा सबसे मेमोरेबल मोमेंट है जब मैंने अपने 2 बच्चों को अपने हाथों में पकड़ा। और शोमा जी, हमारे इन मेहमानों के लिए आप क्या गुनगुनाना चाहेंगी? चाँद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा। और ये बहुत बेहतरीन पल है हमारे लिए डीडी न्यूज़ पर, जब इतने सारी हमारे देश का गौरव, हमारी नारी शक्ति इस मंच पर सुशोभित हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रूमा जी और स्मीनू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शोमा जी हमारे साथ बनी ही हुई है, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सुनिए सुनिए सुनिए, ताऊ चाची बहन भाईजान, हमारे बाबा के पास है हर समस्या का समाधान। बाबा, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के नुकसान से सुरक्षित हो मेरे क्षेत्र का हर किसान। कोई है निदान? बाबा, तापमान, गर्मी, नमी, वर्षा जैसे मौसम के बदलाव से पैदावार का होता है नुकसान। कोई कर सकता है इसका भुगतान? बाबा, मेरी गाय, भैंस, बकरियों को कुछ हुआ तो जाएगी मेरी भी जान।
मेरा करो कल्याण। एआईसी से कृषि बीमा। जी हाँ, फसल और कृषि संबंधित हर क्षेत्र में एआईसी देता है संपूर्ण बीमा समाधान। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी। एआईसी। और अब कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गया है एक और विशेष पैनल जो विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और ये भ्रांति जो लगातार सदियों से चलती आ रही है कि महिलाएं शायद विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में बहुत आगे ज्यादा नहीं बढ़ सकती, ये इन भ्रांतियों को तोड़ती नजर आ रही हैं। आज के इस पैनल में हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर एन कलाई सेल्वी, जो डायरेक्टर जनरल हैं काउंसिल फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एक अग्रणी विज्ञान की संस्था हमारे देश की। और डॉक्टर कलाई सेल्वी इस संस्था के 80 साल के इतिहास में पहली महिला डीजी हैं। Pleasure to have you with us, Dr. Kalai Selvi. Thank you so much, and it's my honor to meet you on this very, very special day. और हमारे साथ है डॉक्टर काव्या दशोरी, जो आईआईटी दिल्ली से हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे आज के दौर के विज्ञान से जुड़ी हुई हैं। और डॉक्टर दशोरी, आप तो आज के युवाओं को इसमें ट्रेन कर रही हैं, पीएचडीज करवा रही हैं उन्हें, तो जाहिर है कि आप एक्सपर्ट है इस क्षेत्र की। स्वागत आपका भी। थैंक यू सो मच। ये मेरा भी एक बहुत अच्छा सौभाग्य है कि मैं आपके माध्यम से बहुत सारी ऐसी बच्चियों को, गर्ल्स स्टूडेंट्स को और गर्ल्स प्रोफेशनल को डेटा के साथ में अगर मैं एनलाइटमेंट अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं, सो दिस कुड बी द प्लेटफॉर्म। डॉक्टर कलाई सेल्वी, एक ऐसी महिला जो इस शीर्ष पद पर, विज्ञान की वैज्ञानिक संस्था के शीर्ष पद पर काबिज हों। लगभग 1.5 साल हो गया है आपको इस पद को संभाले हुए। लगभग 38 लैब्स हैं हमारे देश के, 4500 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं जिनको आप नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। कैसे रहे ये 1.5 साल आपके लिए? So Mamta, it's a very, very, very interesting and an exciting journey for me. And I really love each and every day because my scientists, my labs, they are giving me excitation minute after minute. Why? Because during this 1.5 year journey, my God, CSIR has come up with number of success stories. And as you know, 37 labs, 8 teams, and several thousands of scientists, we have come up with number of success stories also. This is the first time we showcased our decadal achievements for the past 10 years, what and all we have done. We just showcased it in Bharat Mandapam on 26th of September when we celebrated our foundation day. And it was a grand show. And we made the country to be aware of what CSIR is doing. We are working ultimately for only 2 communities. One is to the society at large. Second one is all technologies relevant to Indian industries through indigenous technologies. Indigenous technologies, यानी हमारी स्वदेशी तकनीक पर काम हो रहा है। हम जब बात करते हैं ना डॉक्टर कलाई सेल्वी, विकसित भारत, तो उस परिकल्पना में ये बहुत महत्वपूर्ण सोच इसका आधार है, विज्ञान और तकनीक। तो क्या हम इस सोच के लिए भी काम कर रहे हैं? Mamta, I'm a strong believer. Viksit Bharat is one. I'm just thinking even beyond that. If at all you can find one parameter that can, or one tool that can connect the entire globe into harmony, it is only science. डॉक्टर काव्या, आप भी उन महिलाओं में शुमार हैं जो आज के युवाओं को भविष्य की तकनीक से जोड़ रही हैं। लड़कियां कहां तक आगे बढ़कर आ रही हैं इन तकनीक को सीखने के लिए? हम युवाओं की बात तो करते हैं, लेकिन हमारे इस युवा भारत में अगर हम आधी आबादी की बात करते हैं, उनमें कितना जोश दिखता है? मैं आपको ममता जी एक बात कहूंगी कि हमारी सोसाइटी साइंटिफिक सोसाइटी है। हम इसको एग्रीकल्चरल या सोशल किसी भी प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं, बट इंडिया शुरू से साइंटिफिक सोसाइटी रहा है। विमेन को लेके, विमेन एजुकेशन को लेके हमारी डेडिकेशन इतनी है कि हमारी तो गॉडेस ऑफ एजुकेशन खुद एक लेडी है, माता सरस्वती। इतिहास में इंस्टेंसेस रहे हैं जब विमेन ने बैक सीट ली है, लेकिन हमारे ब्रेन ने बैक सीट नहीं ली। लेकिन प्रोफेसर काव्या, जब हम लड़कियों की बात करते हैं, हम ये बड़े भारी भरकम शब्द लगते हैं एक आम जन को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड सो ऑन, बहुत सारे ऐसे और भी साइंस आज के दौर की साइंस है। आप जब युवाओं के साथ डील करती हैं, जब आप उन्हें ट्रेन करती हैं
और ये लड़कियां आगे क्या भविष्य में भी इसको आगे ले जाने को तत्पर दिखती हैं? क्योंकि एक सिंपल सा एग्जांपल हमारे सामने है कि हमारी 10th 12th में बेटियां इतना आगे बढ़ बढ़ कर आती हैं, रिजल्ट्स में बेटर परफॉर्म करती हैं बॉयज से, लेकिन हायर एजुकेशन तक जाते जाते वो ड्विंडल आउट होने लग जाती हैं। मतलब हमको पीएचडी करती हुई लड़कियां दिखती नहीं है या आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आती हैं। कुछ बदलाव दिखता है अभी आपको? मैं आपका ध्यान थोड़ा सा इस बात पे लेके आऊंगी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, गवर्नमेंट की न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो थीम है, इट इज टू टेक स्कूल एंड कॉलेजेस टू द गर्ल्स, टू द पीपल। स्टेम टेक्स इट टू द गर्ल्स एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी टेक इट टू बोथ द जेंडर्स। सो आप देखो, पहले कॉलेज तक आना एक थोड़ा सा ग्रोन अप होने के बाद में लड़की से एक्सपेक्टेशन थी शादी करेगी या घर में हेल्प करेगी, बट अब तो स्कूल उसके पास आ रहा है, कॉलेज उसके पास आ रहा है, एजुकेशन पेडागोजीज इतनी डेवलप हो रही हैं, गवर्नमेंट का बहुत फोकस है इसके ऊपर। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस लाइक IITs, NITs, IIITs, हम बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं कि कैसे एजुकेशन को हर माध्यम से दूर दराज के इलाकों में पहुंचाया जाए, जो वंचित पिछड़े हैं, जिसमें काफ़ी हद तक महिलाएं भी हैं, नहीं मिला है उन्हें चांस, रिसोर्सेज ही नहीं थे उनको स्कूल जाने के। यानी उनको शिक्षा तक लेकर आइए और फिर शिक्षा के माध्यम से उनको हायर एजुकेशन की तरफ लेकर जाएं और रिजल्ट्स दिखाते हैं कि एनरोलमेंट अब बढ़ रहा है। डॉक्टर कलाई सेल्वी, जब हम ये बात करते हैं कि बच्चे तो ट्रेन हो रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन स्कूल टू इंडस्ट्री वाला जो एक गैप हमें हमेशा नजर आता रहा है कि चीज तैयार हो गई है, स्टार्टअप्स ने तैयार कर दिया है, लेकिन इंडस्ट्री में वो कब तक यूज होगी, ये गैप कहाँ तक हम फिल कर पाए हैं? Such a beautiful question you posed. I was waiting for this opportunity. Okay. Actually, these days, the government of India has come up with a very, very useful program called Skill India. So even in all CSIR laboratories, we have a skill development and skill training units. Meaning is we make it as a point that we are making ready the children as industry ready. So it is a kind of a preparedness from school. Schools are giving lot of information based on textbooks and something on laboratory based. But apart from all these things, we from CSIR laboratories, we just offer them number of skill development training courses, by means of which we are making the youngsters ready with the kind of skill sets which industry is looking for. We call them as industry ready skill development training programs. So we are doing it through all the 37 level laboratories, and you may ask, what is the maximum or minimum eligibility? I would say if you are an 8th class passed student, fine. If you are a dropout, school dropout, I have a skill development program for you. If you are 10th pass also I have, if you are 10th fail also I have, +2, BSc, MSc, PhD. यानी आप शिक्षा के किसी भी स्तर पे हों, 8वीं फेल हो, 10वीं फेल हो, आपके लिए कोर्स है कि आप अपना कौशल विकास कर सकते हैं। Yes. तो CSIR को अप्रोच करना होगा। Absolutely, we have such programs. आपसे रैपिड फायर क्वेश्चंस करती हूँ। प्रोफेसर काव्या, आपसे शुरुआत करते हैं। एक सबक जो आपने बहुत मुश्किल से जिंदगी में सीखा। Patience. I'm a very restless person, so patience came with a great difficulty to me. Dr. Kalai, speed. I have to control myself in many cases. आपकी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन? To study agriculture. Dr. Kalai Selvi, best decision? Research as my career, because I was left with two options, job or research. I chose research. Well, I think आप लोग इतना महान काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, इसको यूं ही आगे बढ़ाते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। Thank you so much. Thank you so much. You made this moment very very special. Day very special. Yes. Thank you. और यहाँ डॉक्टर शोभा घोष, आपसे अनुरोध करूंगी कार्यक्रम के अंत में जाते जाते हमें कुछ ऐसा सुनाएं जो हम जिसकी यादें लेकर हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग बैठे ही रहे। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जाने जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो।